हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? कैसी चल रही है आपकी एग्जाम्स की तैयारी? तो अभी तक हम लोगों ने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन या बेसिकली लॉज ऑफ मोशन के लेक्चर 1 करा था और उसमें कौन कौन से टॉपिक्स करे थे हम लोगों ने? फोर्स के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने फ्री बॉडी डायग्राम्स देखे। उससे पहले हमने न्यूटन्स के तीनों लॉज के बारे में पढ़ा। मोमेंटम पढ़ा, मोमेंटम का कंजर्वेशन पढ़ा, इम्पल्स पढ़ा, फ्री बॉडी डायग्राम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और उसके बाद हम लोग गए थे सूडो फोर्स पे। यहाँ तक हमने लेक्चर 1 में किया था। आई होप कि आपने उसके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए होंगे। अब हम चलते हैं अपने लेक्चर 2 की तरफ, जिसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं फ्रिक्शन के बारे में और उसके अलावा एक टॉपिक हम लोग सर्कुलर मोशन से लेंगे, जिसमें कार या तो हमारी बैंक्ड रोड पे चलेगी या लेवल रोड पे चलेगी। दोनों केसेस में क्या क्या होगा, कैसे होगा, वो चीज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक बार। क्या क्या टॉपिक्स हम लोग आज अपने करने वाले हैं? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में, और काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में। उसके बाद हम सर्कुलर मोशन में कार ऑन लेवल रोड देखेंगे, या फिर आप बोल सकते हो उसको प्लेन रोड। और उसके बाद देखेंगे कार ऑन अ बैंक्ड रोड। बैंक्ड रोड मतलब थोड़ी सी जो हमारी एलिवेटेड रोड होती है उनमें कैसे काम करेगा। ठीक, तो चलते हैं हम अपने आज के पहले टॉपिक की तरफ, जो है फ्रिक्शन। तो हम फ्रिक्शन में कैसे बोलें, फ्रिक्शन है क्या? हमने ये तो पढ़ा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत थी। ठीक है, लेकिन कितनी एक्सटर्नल फोर्स दें कि वो मूव कर जाए? मान लो एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, आपने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया लेकिन वो अभी भी नहीं मूव कर रहा। आपने 2 न्यूटन का लगाया, अभी भी नहीं चल रहा। आपने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया तो वो चल गया। ऐसा क्यों हुआ? एक्सटर्नल फोर्स तो मैं दे ही रही थी, तो वो 1 या 2 न्यूटन पे क्यों नहीं चला? ऐसी क्या चीज थी जो उसको चलने से रोक रही थी? तो तब हमारा फ्रिक्शन प्ले में आता है। फ्रिक्शन, it is the opposing force, it is a force that opposes हाँ जी, it is the force that opposes relative motion between two contact surfaces। अब हम इसमें ये तो याद रखते हैं कि ये ऑपोजिंग फोर्स है, लेकिन कैसी ऑपोजिंग फोर्स है, किस मोशन को अपोज कर रही है? तो ये हमेशा जो बात करते हैं रिलेटिव मोशन को अपोज करती है दो कॉन्टैक्ट सरफेसेस के बीच में। ठीक, फ्रिक्शन हमारे पास दो तरीके के आए। रोलिंग फ्रिक्शन भी होता है, तो 3 हो गए, बट हम जो अभी पढ़ रहे हैं वो कौन कौन से हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन, एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक, तो हम सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन है क्या। It is a force that comes in play when object has the tendency to move।
टेंडेंसी टू मूव, इसका मतलब मैं ये बोलना चाह रही हूं कि वो अभी एक्चुअल मोशन उसने नहीं किया है। जिस भी सरफेस पे रखा है उस सरफेस के रेस्पेक्ट में अभी ये मोशन नहीं कर रहा है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? इट इज द फोर्स दैट कम्स इन प्ले व्हेन ऑब्जेक्ट हैज टेंडेंसी टू मूव। ठीक, अब इसको हम दिखाते किस चीज से हैं? हम इसको रिप्रेजेंट करवाते हैं एफ एस से। ठीक, ये हो गया हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। ये हमारे पास सेल्फ एडजस्टिंग होता है। ठीक है, अब हमें ये पता है इसमें होता है फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल। तो जब मैंने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो हमारे पास आया म्यू एस। म्यू एस हेयर इज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये अपने पास लिमिटिंग वैल्यू होती है इसकी कि वो मैक्सिमम इतनी वैल्यू रखेगा। एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस एन। अब देखते हैं कि हमने इसको बोला स्टैटिक, ये सेल्फ एडजस्टिंग है, तो सेल्फ एडजस्टिंग मैं इसको क्यों बोल रही हूं वो समझते हैं एक बार। ये हमारे पास एक सरफेस है, हमने इस पे एक ब्लॉक लिया जिसका मास 2 kg है और इस सरफेस पे जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो मेरे पास 0.6 है। ठीक, अगर ये 0.6 है तो मेरे पास जो लिमिटिंग वैल्यू हो सकती थी वो कितनी आएगी? म्यू एस इंटू एन। अगर मैं यहाँ n देखूं तो बॉडी के ऊपर n ऊपर लग रहा है और डाउनवर्ड वेट mg नीचे है, तो n की वैल्यू कितनी आएगी? mg। तो n कितना हुआ? 2 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 20 न्यूटन। तो f लिमिटिंग कितना हो जाएगा मेरे पास? 20 मल्टीप्लाई 0.6 दैट इज कितना हो गया ये? 12 न्यूटन। ये मैक्सिमम वैल्यू थी जो वो ले सकता था। ठीक, अब आपने एक्सटर्नल फोर्स दिया, केस 1 लेते हैं। केस 1 मैंने बोला मैंने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करा है 2 न्यूटन का। ये स्टैटिक है, इसका मतलब वो क्या चाह रहा है कि इतने तक तो वो क्या रहेगा? रुका हुआ ही रहेगा जब तक तुम ये क्रॉस नहीं करते। आपने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, अगर 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो वो तो 12 से बहुत कम है। अगर वो 12 से इतना कम है इसका मतलब बॉडी मूव नहीं करेगी, और अगर बॉडी मूव नहीं करेगी तो सेल्फ एडजस्टिंग है ना, ये वो क्या बोलेगा? मेरे को इतना ज्यादा देने की जरूरत ही नहीं है, मैं अगर 2 तक भी वैल्यू दूंगा तो मैं उसको आराम से अपोज कर सकता हूं। तो मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन इस केस में कितना हो जाएगा? 2 न्यूटन का। फिर हमने केस 2 लिया। केस 2 में मैंने बोला आपने एफ एक्सटर्नल दिया है 10 न्यूटन का। ठीक है, अभी भी 12 से कम है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट मोशन तो अभी भी नहीं करेगा, तो वो अपने आप को एडजस्ट करके कितनी वैल्यू तक लेके आएगा फ्रिक्शन? 10 न्यूटन पे। ठीक, लेकिन अब मान लेते हैं आपने इसको केस 3 में एफ एक्सटर्नल दे दिया 20 न्यूटन का। ठीक, अगर मैंने इसको 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करा है, इसके पास फ्रिक्शन कितना था लिमिटिंग? 12 न्यूटन। तो 12 से तो मैंने बहुत ज्यादा दे दिया, तो अब मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर जाएगा? मोशन कर जाएगा। और अगर मोशन करा तो मेरे पास इससे ज्यादा फ्रिक्शन सरफेस पे नहीं लग सकता, तो मेरा एफ स्टैटिक कितना बनेगा इस केस में? अब 12 न्यूटन। ठीक है, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू म्यू एस एन है, सेल्फ एडजस्टिंग है, अपने हिसाब से ये एडजस्ट करवाएगा। अगर आपने कम फोर्स दिया लिमिटिंग फ्रिक्शन से तो वो एडजस्ट करके उसी वैल्यू तक ले आएगा, लेकिन अगर उससे ज्यादा दे दी है तो मेरे ऑब्जेक्ट का मोशन हो जाएगा। ये तो बात रही हमारी स्टैटिक फ्रिक्शन की।
ठीक, अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कि मैं लिखूंगी कैसे इस चीज को। जैसे मान लीजिए मैंने एक इंक्लाइंड प्लेन लिया है, इंक्लाइंड प्लेन पर हमने एक ऑब्जेक्ट लिया ऑफ मास m। अगर मैं इस mg के कंपोनेंट करवाऊंगी और ये एंगल थीटा था, तो ये क्या हो जाता हमारे पास mg cos थीटा, और इधर आएगा हमारे पास mg sin थीटा। मतलब मेरे ब्लॉक की टेंडेंसी है नीचे जाने की। ठीक, ब्लॉक कहाँ जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस, नीचे। तो फ्रिक्शन उस रिलेटिव मोशन को ही तो अपोज करेगा। तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ। ठीक, और यहाँ पे क्या आएगा आपका, ये आपका कॉन्टेक्ट सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर आया मेरा नॉर्मल। तो मेरे पास n की वैल्यू क्या हो गई, mg cos थीटा, और अगर मैं वैल्यू लिखूं तो म्यू एस एन, ये कितना हो जाएगा म्यू एस mg cos थीटा। अगर ये ऑब्जेक्ट मोशन नहीं कर पाएगा तो मेरे पास f आपका mg sin थीटा के बराबर भी होगा। ठीक है, अगर यही बात मैं बात करूं एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, हॉरिजॉन्टल सरफेस लिया, एक ब्लॉक लिया m, हमने बोला मैंने इसको एक फॉरवर्ड डायरेक्शन का मोशन दिया है a एक्सेलरेशन का, तो इसके ऊपर नॉर्मल ऊपर लगेगा बॉडी के ऊपर और mg इसका नीचे गया। अब क्योंकि बॉडी की टेंडेंसी आगे जाने की है विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, तो फ्रिक्शन कहाँ आएगा हमारे पास, पीछे। तो ये क्या हुआ, एफ एस इज इक्वल्स टू म्यू एस, और नॉर्मल किसके बराबर है, mg के बराबर। और अगर मोशन ना करवाना हो तो मेरे पास ये कितना हो जाएगा ma, मतलब मुझे ma को इतना ज्यादा रखना है कि वो fs को क्या कर दे, ऑपोज कर दे, ताकि मोशन हो जाए। ये तो रही इसकी बात। अब हम बात करते हैं आगे काइनेटिक फ्रिक्शन की। काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक मतलब मोशन, तो वो फ्रिक्शन जो तब प्ले में आए जब मेरा एक्चुअली मोशन हो रहा हो। दो सरफेसेस के बीच में जब एक्चुअली मोशन हो रहा हो उस टाइम पे काइनेटिक फ्रिक्शन आता है। और काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए हम लिखते हैं एफ के इज इक्वल्स टू म्यू के इंटू नॉर्मल। म्यू के क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक, क्योंकि अब मेरा बॉडी जो है वो ऑलरेडी मोशन में है, तो जो हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आती है वो मेरे स्टैटिक से थोड़ी कम ही आती है। स्टैटिक में जो मैक्सिमम वैल्यू थी म्यू एस एन, जो लिमिटिंग वैल्यू थी, उससे ये वैल्यू कम ही आती है थोड़ी सी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने इसी में ही थोड़े से एक दो टॉपिक्स और देखते हैं जो समझने हैं। कांटेक्ट फोर्स देख लेते हैं कैसे निकालेंगे।
अगर क्वेश्चन में हमें ऐसे बोल दे कि आप कांटेक्ट फोर्स निकालो, ठीक है, किसी भी बॉडी के ऊपर, तो इट इज द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल एंड फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, कैसे? सरफेस लिया, कोई एक बॉडी ले ली जिसका मास m है, हमने बोला इसकी टेंडेंसी है इधर जाने की, तो फ्रिक्शन इधर लगेगा और नॉर्मल ऊपर लगा अपने पास, तो इसका रिजल्टेंट हमने वेक्टर से पढ़ा था, रिजल्टेंट यहां आएगा। दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो मेरे पास F कॉन्टेक्ट कितना हो जाएगा? अंडर द रूट ऑफ F स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, और हमें पता है F इज इक्वल्स टू म्यू N होता है, तो मैं वो वैल्यू यहां पे रख देती हूँ, तो कितना हो जाएगा? FC इज इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर N स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? आपने N स्क्वायर कॉमन लिया तो बचा म्यू स्क्वायर प्लस 1, कितना आएगा? N तो रूट के बाहर, ये हो गया म्यू स्क्वायर प्लस 1। ठीक, अब जो कांटेक्ट फोर्स ने नॉर्मल के साथ एंगल बनाया है, इसको हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक, अब एक एंगल और पढ़ते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज देखो क्या होता है। मान लो आपके पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है इस तरीके से, अभी जो ऑब्जेक्ट है उसकी टेंडेंसी मोशन की नहीं है, ठीक, बैलेंस्ड आउट हो रहा है, फ्रिक्शन इतना ज्यादा है कि वो मोशन नहीं करने दे रहा उसको। मैंने इस हॉरिजॉन्टल बेस को जैसे जैसे थोड़ा इंक्लाइंड करना शुरू करा, तो एक एंगल ऐसा आएगा जिसमें ऑब्जेक्ट क्या होगा? स्लाइड कर जाएगा नीचे, जस्ट स्लाइड वाली कंडीशन आ जाएगी। तो वो एंगल जिसपे ऑब्जेक्ट स्लाइड की टेंडेंसी रखता हो, उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिपोज। जस्ट स्लाइड करने वाला हो। अब देखो इसको कैसे निकालेंगे। आपने एक इंक्लाइंड प्लेन लिया, ये एंगल हमने थीटा लिया, हमने इसके ऊपर एक मास रखा F, हम बोल रहे हैं इसकी टेंडेंसी जस्ट नीचे जाने की होगी, तो इधर आएगा mg साइन थीटा, डाउनवर्ड वेट mg था हमारे पास, और ये कंपोनेंट बना mg कॉस थीटा का। अपवर्ड फोर्स लग गया नॉर्मल, नीचे जाने की टेंडेंसी देगा तो फ्रिक्शन आया हमारे पास बैक डायरेक्शन में। अब जस्ट स्लाइड डाउन कर रहा है, मतलब अभी भी करा नहीं है, लेकिन उस एंगल पे आके वो कर सकता है। तो मैंने सबसे पहले क्या लिखा? F इज इक्वल्स टू mg साइन थीटा होगा, और हमें ये पता है कि फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एस एन होता है स्टैटिक। ठीक, n किसके बराबर है हमारा? mg cos थीटा के, तो मैंने लिखा F इज इक्वल्स टू म्यू एस mg cos थीटा। तो ये इक्वेशन फर्स्ट आई, ये इक्वेशन 2 आई। इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करते हैं, तो क्या आएगा? 1 इज इक्वल्स टू mg से mg कैंसिल हो जाएगा, साइन बाय कॉस कितना बनेगा अपने पास? 10, तो ये आया tan थीटा बाय म्यू एस। तो यहां से हमें मिला tan थीटा इज इक्वल्स टू म्यू एस। ठीक, ये कहानी है हमारे फ्रिक्शन की। क्या ध्यान रखना है कि वो रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। ठीक है, स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन आएंगे। स्टैटिक सेल्फ एडजस्टिंग होगा, उसकी मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू होगी म्यू एस एन, लेकिन अगर उससे कम का आपने फोर्स अप्लाई करा है तो वो उसको खुद एडजस्ट करेगा, वहां तक लेके आएगा।
फिर आएगी लिमिटिंग काइनेटिक वैल्यू। काइनेटिक फ्रिक्शन कब? जब मेरा ऑलरेडी मोशन हो चुका है, और क्योंकि मेरा मोशन हो चुका है तो इसका मतलब मेरी वैल्यू हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन से थोड़ी कम होगी। ठीक है, अब चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है, डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन इन विच अ बॉक्स लाइंग ऑन इट्स फ्लोर। एक मेरे पास ये ट्रेन है, इस पे एक बॉक्स रखा है, विल रिमेन स्टेशनरी, स्टेशनरी रहना चाहिए, गिवन दैट कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द ट्रेन फ्लोर। उसने ये जो हमें कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दे रखा है वो कितना दे रखा है, 0.15। ठीक है, ट्रेन आगे जा रही है, मतलब एक्सेलरेशन ये है अपने पास, ऊपर नॉर्मल लगेगा, नीचे mg लगेगा, और बैक डायरेक्शन में फ्रिक्शन आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब मुझे स्टेशनरी रखना है, तो स्टेशनरी रखना है, इसका मतलब क्या हुआ, मेरी सारी फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस्ड आउट करनी चाहिए, तो n mg के बराबर होना चाहिए और फ्रिक्शनल फोर्स ma के बराबर होनी चाहिए, राइट। लेकिन हमें पता है हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू म्यू एस एन हो सकती है। लेस देन क्यों? क्योंकि सेल्फ एडजस्ट कर सकता था वो खुद को, और इक्वल मतलब मैक्सिमम वैल्यू इतनी ले सकता है। तो हमने यहाँ पे म्यू एस की जगह वैल्यू रखा एम ए, एफ एस इज इक्वल्स टू एम ए लेस देन इक्वल्स टू म्यू एस। नॉर्मल की जगह क्या जाएगा हमारे पास, एम जी। अब क्वेश्चन में उसने मैक्सिमम एक्सेलरेशन पूछा है, तो मतलब ए शुड बी इक्वल्स टू म्यू एस जी। मास दोनों तरफ कॉमन है। म्यू एस कितना दे रखा है उसने हमें, 0.15। उसने हमें दिया a इज इक्वल्स टू 0.15 और g की वैल्यू हम कितनी लेंगे, 9.8। मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा, 40 कैरी गए 4, 45, 49, 57 कैरी गए 5, 9, कितना आ गया ये हमारे पास, 1.47 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या नियरली इक्वल्स टू 1.5। इतना मैक्सिमम एक्सेलरेशन हमारे पास होना चाहिए कि वो इसको स्टेशनरी रख सके। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, अ मास ऑफ 4 kg रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक मास है, अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन था मेरे पास तो ये 4 kg इस पे रेस्ट पे ही था। ठीक है, रेस्ट पे था मतलब सारी फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर रही हैं, बैलेंस्ड आउट कर रही हैं। अब उसने क्वेश्चन में बोला है द प्लेन इज ग्रेजुअली इंक्लाइंड, प्लेन को मैंने धीरे धीरे इंक्लाइंड करा until at an angle 15 डिग्री with the horizontal, mass just begin to slide हो गया। ठीक है, मतलब जब मैंने इस प्लेन को उठाया कितने डिग्री तक, 15 डिग्री तक, तो ये स्लाइडिंग वाली कंडीशन में आ चुका है मास मेरा, राइट। अब उसने क्या बोला है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो हमने बोला था जस्ट बिगिन टू स्लाइड जब भी वो करता है, तो अभी हमने देखा tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, म्यू एस। तो मेरे पास क्या आया, म्यू एस इज इक्वल्स टू 10-15 डिग्री। अब 10-15 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.27। तो मेरे पास स्टैटिक फ्रिक्शन कितना आया, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना आया, 0.27। ये तो हुआ हमारा सारा का सारा फ्रिक्शन का काम। ठीक है, एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। देखो उसने बोला है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड ट्रॉली सिस्टम शोन इन फिगर। इस फिगर में हमारे पास ब्लॉक और ट्रॉली का एक्सेलरेशन क्या होगा इफ कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, उसने हमें कितना दे रखा है, 0.04। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक दे रखा है, इसका मतलब मोशन हो रहा है। ठीक, अगर क्वेश्चन में आपके पास मोशन हो रहा है और वो काइनेटिक या स्टैटिक का कोफिशिएंट इंडिविजुअली ना दे, तो मैं उसी को ही कंसिडर करूंगी दोनों केसेस के लिए, काइनेटिक भी और स्टैटिक भी। ठीक,
अगर लेकिन उसने अलग अलग वैल्यूज मेंशन कर दी, मान लो एक ही क्वेश्चन में उसने बोला कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ये है और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ये है, तो हम उस केस में अलग अलग वैल्यूज निकालेंगे। लेकिन अगर उसने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लिख के छोड़ दिया है सिर्फ, तो मैं उसी वैल्यू को दोनों केसेस में यूज कर सकती हूँ। अब आया व्हाट इज द टेंशन इन स्ट्रिंग, मतलब दो चीजें निकलवा रहा है वो मुझसे, क्या क्या, एक तो एक्सेलरेशन और एक टेंशन। अब सिस्टम का डायग्राम उसने हमें यहाँ दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक। अब एक चीज, ये जो वेट है, ये जो हमारे पास कार्ट है, इसकी टेंडेंसी आगे जाने की है। अगर इसकी टेंडेंसी आगे जाने की है तो हमारे पास फ्रिक्शन कहाँ आएगा, और मोशन हो रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन। तो हम सबसे पहले इसी कार्ट का डायग्राम बनाते हैं। कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन आगे की तरफ है, टेंशन आगे और फ्रिक्शनल फोर्स पीछे, ठीक। ये हमारे पास है ट्रॉली का। अब उसके बाद करते हैं हम ब्लॉक के लिए। ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगी तो नीचे उसका mg लग रहा है, ऊपर टेंशन लगेगी और नीचे क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन होगा। अब लिखते हैं हम इक्वेशंस। अब एफ के कितना होगा, एफ के की वैल्यू हमें पता है म्यू के एन होती है और एन इज इक्वल्स टू एम जी होता है हमारे पास। तो ये कितना हो जाएगा, देखो इसके इक्वेशन लिखेंगे तो मास ऑफ ट्रॉली कितना दिया है हमें 20 kg, तो ये होगा 20a इज इक्वल्स टू टी माइनस म्यू के की वैल्यू कितनी है 0.04 मल्टीप्लाई 20 इंटू जी की वैल्यू उसने अपने को 10 लेने बोला है। तो ये कितना हो जाएगा 20a इज इक्वल्स टू टी माइनस 8। ये आई हमारे पास पहली इक्वेशन। चलते हैं दूसरी इक्वेशन की तरफ। तो जब मैं अपनी दूसरी इक्वेशन लिखूंगी तो हम क्या लिख रहे हैं, किसके लिए है, ब्लॉक के लिए, और ब्लॉक का मास है 3 kg। तो हमने लिखा 3a इज इक्वल्स टू, यहाँ कितना हो जाएगा 30 माइनस टी। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। दोनों में से क्या मैं t, इधर प्लस है इधर माइनस है, तो अगर मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो t कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमने लिखा 20a इज इक्वल्स टू टी माइनस 8 और उधर था हमारे पास 3a इज इक्वल्स टू उसका 30 माइनस टी। हमने इन दोनों इक्वेशंस को क्या करा, ऐड करा। तो ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 23a और 30 माइनस 8 इज 22। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई 22/23 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब टेंशन निकालनी है तो आपकी मर्जी है, आप दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू रख सकते हो। मैं फर्स्ट में रखती हूं। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, तो ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 22/23 इज इक्वल्स टू टी माइनस 8, ठीक है। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, t इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करा ये हुआ 440 प्लस 23 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 23। तो ये कितना आ जाएगा 8 3 24 16 17 18 440 प्लस 184 026 624/23। अगर हम इसे डिवाइड करें तो 624 डिवाइडेड बाय 23 कितनी वैल्यू दे रहा है ये हमें, नियरली 27.13 न्यूटन। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, टेंशन आ जाएगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सर्कुलर मोशन। अब ये वो वाला सर्कुलर मोशन नहीं है जो हमने मोशन इन प्लेन में करा था। यहाँ पे हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कि जो मेरी कार है,
कार में मतलब सर्कुलर मोशन में हमने वो तो देख लिया था कि सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होता है। अब उसके फोर्स की बात करेंगे, फिर कार पे जाएंगे कि जो हमारी कार जब प्लेन रोड पे जाती है तो क्या कंडीशंस हैं, और जब बैंक्ड रोड पे जाएगी तो क्या कंडीशंस हैं। ठीक है, हाँ जी। तो हमने बात करनी थी सर्कुलर मोशन के लिए। तो देखो, जब हम लोग नॉर्मल सर्कुलर मोशन की बात कर रहे थे तो हमने ये देखा था कि सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन तो आता है। वो एक्सेलरेशन हमने क्या देखा था, AC इज इक्वल्स टू या तो v²/r की बात करूंगी या बोलूंगी ω²r। अब अगर सर्कुलर मोशन है, ठीक है, तो हमारे पास एक फोर्स भी आया। तो फोर्स आया हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक, इसको हम दिखाते हैं FC से। तो ये हुआ MAC इज इक्वल्स टू mv²/r लिख लूं, या मैं इसको लिख लूं mω²r। ये तो हुई इतनी बात। सेंट्रिपिटल फोर्स को हम डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज द नेट फोर्स। ये नेट वर्ड हमारे न्यूमेरिकल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इट इज द नेट फोर्स एक्टिंग टूवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, मान लो हमारे पास एक मोशन है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन का, ऐसे घूम रहा है। तो नेट इसमें अगर आपने किसी पत्थर को बांध के घुमाया तो स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग में क्या लग रही होगी, इसके ऊपर टेंशन। टेंशन टुवर्ड्स द सेंटर ही लग रही है ना। तो अगर ये टुवर्ड्स द सेंटर लग रही है तो मैंने तो यही बोला, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर इज सेंट्रिपिटल फोर्स ओनली। तो हमारे पास इस केस में टेंशन किसके बराबर होगी, mv²/r के बराबर हो जाएगी। ठीक, अब गाड़ियों की क्यों बात कर रहे हैं हम, गाड़ियां कहाँ सर्कुलर मोशन कर रही हैं। तो ध्यान करो, जब भी कोई टर्न आता है, ठीक है, तो जब हम कोई टर्न लेते हैं तो टर्न लेते वक्त छोटा सा सर्कुलर आर्क बनता है। ठीक, अब उस सर्कुलर आर्क की इंपॉर्टेंस क्या है भाई, ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारी गाड़ी जो है वो स्लिप नहीं कर रही है, रुकी हुई है, पलट नहीं जा रही है। ये सारे केसेस डिस्कस करने थे। तो हम लोग इसको दो चीजों से डिस्कस कर सकते थे, या तो फ्रिक्शन होगा, सीधी सी बात है, फ्रिक्शन तो रोड्स पे होता ही है। अब अगर फ्रिक्शन कम हो जाए, जैसे बारिश वारिश हो जाए, ठीक, तो स्लिप होने के चांसेस हैं। तो मैं उसको कैसे रिड्यूस करूं, तो हम बैंक्ड रोड पे चले जाते हैं कि थोड़ा सा एलिवेट हो जाए। ठीक, तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं अपना मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड। एक लेवल रोड पे है, मतलब मेरे पास एक ऐसा माइनर सा सर्कुलर टर्न है, ठीक है, और यहां पे हमारे पास कार है। अब अपवर्ड वेट नॉर्मल, डाउनवर्ड वेट लगेगा इसका mg। जो ये फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है वो है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन, ताकि ये जो है आपकी स्लिप ना कर जाए, सफिशिएंट रहे। तो हमने लिखा Fs सेंट्रिपिटल फोर्स के बराबर हुआ कितना, गाड़ी अगर मूव कर रही है v से तो v²/r, और हमें पता है Fs इज इक्वल्स टू म्यू n होता है, म्यू एस एन, राइट। और n की वैल्यू क्या है, म्यू एस एम जी। वैल्यूज इक्वेट करते हैं, तो हमने लिखा mv²/r लेस देन इक्वल्स टू म्यू एस एम जी। m से m कैंसिल होगा तो v² की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है, r म्यू एस जी। तो मतलब v मैक्स इज इक्वल्स टू √μs/r(g). मतलब जो मेरी चलने की स्पीड है या तो वो इस वैल्यू के बराबर हो जाए या इससे कम हो। अगर इससे ज्यादा हुई तो हम स्लिप कर जाएंगे। ठीक, अगर इससे ज्यादा हुई तो हम स्लिप
कर जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले केस की तरफ। मोशन ऑफ कार ऑन अ बैंक्ड रोड। बैंक्ड रोड का मतलब थोड़ा एलिवेटेड है हमारी रोड। तो हमने लिया कितने एंगल से एलिवेटेड है, थीटा एंगल से एलिवेटेड है। यहां पे हमने लिया इसका मास m, इसके कंपोनेंट्स ब्रेक करवाए तो ये आया हमारा, इधर mg है तो ये आएगा mg cos थीटा, यहां पे आया नॉर्मल। ठीक, सर्कुलर मोशन यहां कहीं कंप्लीट हो रहा है और इसकी जो टेंडेंसी है जाने की, फ्रिक्शन नीचे की तरफ आया ताकि वो स्लिप ना हो, तो मैं उसको रोक के रखूंगी। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या हुआ हमारे पास, थीटा, और ये वाला एंगल भी क्या हुआ हमारे पास, थीटा। तो हम फ्रिक्शन और नॉर्मल के कंपोनेंट्स कर लेते हैं, mg के नहीं करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हॉरिजॉन्टल XY प्लेन में बनाते हैं ताकि हमें कंपोनेंट्स करने में आसानी रहे। तो हमने नॉर्मल के कंपोनेंट्स ब्रेक करे, तो नॉर्मल ऊपर क्या जाएगा हमारे पास, n cos थीटा, और हॉरिजॉन्टली कितना जाएगा ये, n sin थीटा। सही है, डाउनवर्ड कितना जा रहा है ये, mg। फ्रिक्शन के कंपोनेंट्स ब्रेक करते हैं। अब फ्रिक्शन यहां एंगल थीटा है तो इधर फ्रिक्शन का कितना कंपोनेंट जा रहा है, f cos थीटा, और डाउनवर्ड कितना जाएगा, f sin थीटा। तो ये वाले जो कंपोनेंट्स इधर आए ये मेरे इसके सर्कुलर आर्क के अलोंग आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मेरे नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर है। तो अगर मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स लिखनी पड़ी तो हम क्या लिखेंगे, एफ सी इज इक्वल्स टू एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा। एफ इज फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक। अब हमने ऊपर और नीचे वाले फोर्सेस बैलेंस करे, वो क्या है हमारे पास, एन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एफ साइन थीटा प्लस एम जी। तो अब इनको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। सबसे पहले फ्रिक्शनल फोर्स विद वैल्यू लिखते हैं। तो मेरे पास क्या हुआ, एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल्स टू कितना आया ये हमारे पास, एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा। और अगर मैं सेकेंड इक्वेशन में एम जी की इक्वेशन लिखूं तो वो क्या बन जाएगा, एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। ठीक, अब हमें पता है जो मेरे पास स्टैटिक फ्रिक्शन था एफ एस, वो किसके बराबर होता है, म्यू एस एन के बराबर। तो जहां जहां फ्रिक्शन है वहां वहां हमने म्यू एस एन लिखा। तो ये कितना हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल्स टू एन साइन थीटा प्लस म्यू एस एन कॉस थीटा। इसमें से एन कॉमन लिया तो हमें क्या मिला, साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा। ठीक है, ये आ गई हमारी पहली इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन लिखते हैं, यहां पे भी वही करना है। तो एम जी इज इक्वल्स टू, यहां पे म्यू एस एन रखा तो एन कॉमन आया, हमें क्या मिला, कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड करते हैं एक दूसरे से। तो हमने लिखा एम वी स्क्वायर बाय आर डिवाइडेड बाय एम जी इज इक्वल्स टू एन, इधर क्या कॉमन था ऊपर, साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा। यहाँ आया हमारे पास साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा। डिनोमिनेटर में आया एन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन
थीटा। ठीक है, अब देखो n से n कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो v स्क्वायर बाय आर जी इज इक्वल्स टू, अब मुझे ना यहाँ इक्वेशन 10 की टर्म्स में चाहिए, तो हमने क्या लिखा, दोनों तरफ ऊपर और नीचे मैंने डिवाइड कर दी इक्वेशन कॉस थीटा से। तो मेरी इक्वेशन तो सेम ही रहेगी अगर मैं ऊपर और नीचे सेम काम कर रही हूँ। तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा कितना होता है अपने पास, टेन थीटा। कॉस थीटा बाय कॉस थीटा बनेगा 1, तो ये आ गया म्यू एस डिवाइडेड बाय कॉस बाय कॉस इज 1, कॉस बाय साइन इज 10, तो म्यू एस 10 थीटा। तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ गई जो मैक्सिमम हो सकती है हमारे पास, आर जी म्यू एस प्लस 10 थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू एस 10 थीटा। इतनी मैक्सिमम वैल्यू वो क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है। ठीक है, अब चलते हैं हमें क्वेश्चन पे, आ जाओ। क्वेश्चन कह रहा है अ साइक्लिस्ट स्पीडिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर ऑन अ लेवल रोड। मैं लेवल रोड पे 18 किलोमीटर पर आवर से चल रही हूँ, मतलब उसने ऑलरेडी हमें क्या दिया है, स्पीड। तो ये कितना हो गया, 18 किलोमीटर पर आवर, और इसको अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो 5/18 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड। सर्कुलर टर्न लेने वाला है कितनी रेडियस का, 3 मीटर का, विदाउट रिड्यूसिंग द स्पीड, और अपनी स्पीड कम नहीं करनी उसने। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड इज, म्यू कितना दे रखा है, 0.1। विल द साइक्लिस्ट स्लिप वाइल टेकिंग द टर्न। अब क्वेश्चन ये है कि वो स्लिप करेगा कि नहीं करेगा। तो हमने पढ़ा था कि हमारी जो मैक्सिमम स्पीड है वो कितनी हो सकती है, म्यू एस आर जी के बराबर। चलो तो वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, 0.1 इंटू 3, जी ले लिया हमने 10, तो ये वैल्यू √3 आई, मतलब नियरली इक्वल्स टू 1.73 मीटर पर सेकेंड। मेरी मैं चल कितनी स्पीड से रही हूँ, 5 से, रिक्वायरमेंट कितनी है, 1.573 की, इसका मतलब हम स्लिप करेंगे, तो इसलिए स्टंट नहीं मारने चाहिए ज्यादा। ठीक है, चलते हैं अगले केस की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपने पास, अ सर्कुलर रेस ट्रैक ऑफ रेडियस 300 मीटर इज बैंक्ड एट एन एंगल 15 डिग्री। रेडियस कितनी दे रखी है उसने हमें, 300 मीटर, और थीटा कितना दे रखा है उसने हमें, 15 डिग्री। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील्स ऑफ रेस कार एंड रोड, और उसने हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दे रखा है, 0.2। व्हाट इज द ऑप्टिमम स्पीड ऑफ द रेस कार टू अवॉइड वियर एंड टीयर। अगर मुझे वियर एंड टीयर नहीं चाहिए, मतलब मेरे टायर्स खराब ना हो, तो मैं म्यू एस को कंसिडर नहीं करूंगी, और मैं म्यू एस को अगर अपनी इक्वेशन में 0 लूं, पहले वाले केस के लिए सिर्फ बात हो रही है, तो हमारे पास v की इक्वेशन क्या थी, देखो इधर हमने निकाला था आर जी म्यू एस प्लस टेन थीटा 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। मुझे म्यू एस की वैल्यू नहीं चाहिए, तो ये 0 है अपने लिए, तो ये पूरी टर्म 1 बनी, ऊपर 0, तो मेरे पास उस केस में v की वैल्यू कितनी आएगी, आर जी 10 थीटा। ठीक है, तो हम आते हैं वापस अपने क्वेश्चन पे। इस हमें क्या चाहिए अब, आर जी 10 थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, r की वैल्यू है हमारे पास 300, g की वैल्यू 10 ले लेते हैं, और ये है हमारे पास मल्टीप्लाई 10 15 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 300 मल्टीप्लाई 10 15 डिग्री की नियरली वैल्यू होती है हमारे पास 0.27। ठीक, अगर मैं 0.27 को, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 करा, इससे ये कैंसिल हुआ, 3 इंटू 27 है हमारे पास, कितना आएगा 81, मतलब 9, तो हमारे पास v कितना आया, 9√10 मीटर पर सेकेंड। ये तो हुई अगर मुझे वियर टीयर वाली कंडीशन नहीं चाहिए।
अब सेकंड में बात करते हैं। सेकंड कह रहा है मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड टू अवॉइड स्लिपिंग, स्लिपिंग नहीं करवानी, तो स्लिपिंग के लिए वैल्यू कितनी जा रही थी हमारे पास, आर जी म्यू एस प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। ठीक, वैल्यू रखी हमने, आर कितना दे रखा था 300, जी की वैल्यू 10 रखी, इसकी वैल्यू दे रखी है 0.2 और 10 15 की वैल्यू ही 0.27 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.2 इंटू 0.27। अब ये कैलकुलेशन करके आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओगे कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं इस पूरे चैप्टर के कि क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे अपने पास। शुरू करते हैं। अ कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स, रिटार्डिंग फोर्स मतलब आप ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो सो दैट कि वो रुके ऑब्जेक्ट आपका। सबसे पहली चीज यही ध्यान रखनी है। उसने हमें क्या दे रखा है, F इज इक्वल्स टू -50 न्यूटन इज अप्लाइड टू अ बॉडी ऑफ मास कितने केजी, m कितना केजी दे रखा है उसने हमें 20 केजी, मूविंग इनिशियली विद अ स्पीड, कितनी स्पीड से चल रही थी इनिशियली, 15 मीटर पर सेकेंड। हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू स्टॉप, रुकने के लिए कितना टाइम लेगी, रुकने के लिए पूछ रहा है तो हमारे पास v कितना दे रहा है वो 0। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, टाइम, तो कैसे अप्रोच करना है, v दे रखा है, u दे रखा है, t पूछ रहा है, मतलब s की तो कोई जरूरत नहीं है, और अगर s की जरूरत नहीं है तो मैं किससे बात कर सकती हूँ, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकती हूँ, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। तो एक्सेलरेशन निकालते हैं। अब एक्सेलरेशन कैसे निकाले हम लोग, फोर्स दे रखा है, मास दे रखा है, लगाओ F इज इक्वल टू m में, तो हमने लगाया F इज इक्वल्स टू m a। F कितना है रिटार्डिंग -50, मास कितना दे रखा है 20 मल्टीप्लाई a, तो a की वैल्यू कितनी आई अपने पास -5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैल्यू रखते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में। कितना बनेगा, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, 0, u की वैल्यू कितनी दे रखी है 15, a कितना हुआ -5/2 इंटू टी, तो ये कितना आएगा 5/2 t इज इक्वल्स टू 15, 5 3 जा 15, 3 इंटू 2 इज 6 सेकेंड्स। हो गया काम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, अ कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 3 kg। सबसे पहले उसने हमें मास कितना दिया है 3 kg और कांस्टेंट फोर्स बोली है, चेंजेस इट्स स्पीड फ्रॉम मतलब इनिशियली कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, 2.0 मीटर पर सेकेंड, कहाँ तक जा रहा है 3.5 मीटर पर सेकेंड तक। फिर उसने बोला कितने टाइम में जा रहा है 25 सेकेंड तक। मैंने डायरेक्शन नहीं बदली, तो जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में फोर्स लगती रहेगी। हमें मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालना है, तो हमें पता है F इज इक्वल्स टू ma होता है, तो a कैसे निकाले, ठीक है, या फिर चेंज इन मोमेंटम से जा सकते हो। अगर मैं चेंज इन मोमेंटम से बात करूं तो F इज इक्वल्स टू m v माइनस यू बाई टी से कर सकते हैं, और आप देखो तो v माइनस यू बाई टी इज एक्सेलरेशन ओनली, तो हमने रखी वैल्यूज, कितना हो जाएगा F इज इक्वल्स टू 3, v की जगह रखा 3.5 माइनस 2.0 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है हमारे पास 25, तो ये कितना हो गया 3 इंटू माइनस करा तो 1.5 डिवाइडेड बाय 25, तो ये आया हमारे पास 9/5 इंटू 10, 5 से 9 को डिवाइड करूंगी तो 1.8 आएगा, और फिर वापस 10 से डिवाइड करने पे 0.18 न्यूटन। तो इतनी कांस्टेंट फोर्स उस पे लग रही है, तब जाके उसकी स्पीड 2 से 3.5 हुई है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है हमसे, वो कह रहा है अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। सबसे पहला डेटा क्या है फ्रॉम रेस्ट, मतलब
u की वैल्यू क्या है 0 एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट t इज इक्वल्स यूनिफॉर्मली एट एक्सेलरेशन कितना दे रहे हैं 2.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है। At t is equals to 10 second, a stone is dropped by a person standing on the top of truck. ठीक, देखो ये हमारे पास एक ट्रक है, ये ट्रक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आगे की तरफ जा रहा था। इसका मतलब सबसे पहली चीज जो हमने देखी, हमें स्पीड मिल गई कितने टाइम पे 10 सेकेंड पे, तो t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड पे पहले स्पीड निकालो। v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, कितना हो गया 0 प्लस 2 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड। तो इस पॉइंट पे इसकी स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड। अब उसने बोला है ड्रॉप्ड बाय अ पर्सन, अब एक स्टोन डाला गया एक पर्सन के थ्रू ऑन द टॉप ऑफ द ट्रक, जो ट्रक पे खड़ा है 6 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड, 6 मीटर हाइट है और यहां से खड़े होके हमने एक स्टोन को ड्रॉप करा है, ठीक है। अब ड्रॉप करा है उस पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए बात करते हैं जब ड्रॉपिंग वाली कंडीशन आ रही है। तो जब मैं ड्रॉप कर रही हूं तो मेरा ट्रक आगे जा रहा था 20 मीटर पर सेकेंड से, मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरे स्टोन की स्पीड x डायरेक्शन में कितनी होगी, x डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी स्टोन की स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन वो पूछ रहा है पूरी वेलोसिटी कितनी होगी, तो हमें पूरी वेलोसिटी निकालनी है। अब जब उसने ड्रॉप करा तो मेरा ट्रक का एक्सेलरेशन नहीं लगेगा, कौन सा एक्सेलरेशन लगेगा मोशन अंडर ग्रेविटी वाला। कितने टाइम पे ड्रॉप, कितना ट्रैवल करा उसने t इज इक्वल्स टू 11 सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू ट्रक, तो एक्चुअली स्टोन ने कितना ट्रैवल करा होगा भाई, t इज इक्वल्स टू 10 पे मैंने ड्रॉप करा और उसने t इक्वल्स टू 11 के लिए पूछ लिया, इसका मतलब मैंने सिर्फ 1 सेकेंड का ड्यूरेशन लिया होगा। तो हमने लिखा फॉर t इज इक्वल्स टू 1 vy इज इक्वल्स टू uy प्लस ay t, तो uy तो है ही नहीं, ay मेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो कितना है 10, टाइम कितना हुआ 1, तो vy कितना आया -10 मीटर पर सेकेंड। और ये माइनस क्या दिखा रहा है कि वो नीचे डायरेक्शन में जा रहा होगा, जो कि एक्चुअली ट्रू भी है। तो नेट कितना हो जाएगा मेरे पास, अगर मैं स्पीड लिखने आई तो मैं लिखूंगी 20 आई कैप -10 जे कैप मीटर पर सेकेंड। और अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड रिपोर्ट करना होगा तो कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, दैट इज कितना हुआ ये हमारे पास 500। और मैं इसको और कैसे लिख सकती हूँ 10√5 मीटर पर सेकेंड। ये तो एक बात हुई। अब उसने सेकंड केस क्या बोला है, एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो एक्सेलरेशन तो अब सिर्फ मोशन अंडर ग्रेविटी है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा सिर्फ, वो कितना हो जाएगा 10, ठीक है। डायरेक्शन नीचे की तरफ हो गया। ये t इज इक्वल्स टू 11 पूरे स्टोन की जर्नी नहीं है, ये ध्यान रखना है। ये उसने पूछा है t 10 और 11 के बीच में, तो मेरा स्टोन सिर्फ 1 सेकेंड ही चला होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आ जाओ। उसने क्या बोला है, द ड्राइवर ऑफ अ 3 व्हीलर, ऑटो वाले भैया हैं, मूविंग विद अ स्पीड, कितनी स्पीड से चला रहे हैं 36 किलोमीटर पर आवर से। तो सबसे पहला काम इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो 36 इंटू 5/18, 18 से 36 गया 2, अपने को मिला 10 मीटर पर सेकेंड। सीज अ चाइल्ड स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द रोड, हमें तो बाकी जगह मिलती नहीं है, रोड के बीच में खड़े होके ही खेलना है। एंड ब्रिंग्स हिज व्हीकल टू रेस्ट, कितने टाइम पे रेस्ट में लेके आए बच्चे को, देख के वो 4 सेकंड में रेस्ट में लेके आ जा रहे हैं, मतलब फाइनल वेलोसिटी मेरी क्या हो जा रही है 0। अब जस्ट इन टाइम टू सेव द चाइल्ड,
बच्चे को बचा लिया उन्होंने। व्हाट इज द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स? तो सबसे पहली चीज, मेरी स्पीड कम हुई है, तो ये बात हमारे दिमाग में आ जानी चाहिए थी कि रिटार्डिंग फोर्स ही लगा होगा। तो अगर साइन नेगेटिव आएगा तो वो भी क्या दिखाएगा हमें? रिटार्डिंग फोर्स। द मास ऑफ 3 व्हीलर एंड मास ऑफ ड्राइवर, तो मेरे पास टोटल मास कितना हो जाएगा? 400 प्लस 65, कितना हुआ? 465 kg। अब उसने रिटार्डिंग फोर्स पूछा है, तो F इज इक्वल्स टू क्या होता है अपने पास? ma, और एक्सेलरेशन इज v माइनस यू बाई टी। तो कितना हो गया? 465 0 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 4, तो ये कितना हुआ? -4650 बाय 4। कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा F की वैल्यू? माइनस 4 1 ज़ा 4, 4 6 है तो 1 टाइम जाएगा, 2 5, 4 6 ज़ा 24, 1 0 मतलब 2 जाएगा और 0.5 न्यूटन। इतना रिटार्डिंग फोर्स लगा होगा तब जाके ब्रेक सही टाइम पे अप्लाई होके वो बच्चा बचा होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, उसने बोला है शेल ऑफ मास 0.02 kg इज फायर्ड बाय अ गन। मेरे पास मास ऑफ गन कितना दे रखा है उसने? 100 kg का, और मास ऑफ शेल या बुलेट जो है वो कितनी दे रखी है? 0.02 kg का दे रखा है। ठीक, इफ द मजल स्पीड ऑफ द शेल इज कितना? 80 मीटर पर सेकेंड। तो उसने हमसे क्या पूछा है? रिकॉइल स्पीड, मतलब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से गए, और अगर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम गए तो हमें क्या पता है? ms vs, मैग्नीट्यूड वाइज बात करेंगे वरना साइन नेगेटिव आएगा। ms vs इज इक्वल्स टू mg vg। तो vg की वैल्यू क्या मिली हमें? ms vs बाय mg। चलो वैल्यू रख लेते हैं। तो vg इज इक्वल्स टू, ms की वैल्यू कितनी है? 0.02 मल्टीप्लाई, vs की वैल्यू कितनी है? 80 डिवाइडेड बाय कितना आ गया? 100 इंटू, तो 1 2 2 0 से 2 0 ये कैंसिल, 16 बाय, तो हमारे पास स्पीड कितनी आएगी? 16 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहां तक बात कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्वेश्चन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, उसने बोला है द स्टोन ऑफ मास 0.25 kg। सबसे पहला डेटा उसने हमें क्वेश्चन में दिया है मास, तो m इज इक्वल्स टू 0.25 kg। टाइड टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग इज व्हील्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस, मतलब मैंने पत्थर को एक रस्सी से बांधा और उसको एक सर्कुलर मोशन दिया है। ठीक, तो रेडियस कितनी हो गई अपने पास? 1.5 मीटर विद अ स्पीड, और उसने हमें देखो रिवोल्यूशंस दे दिए, मतलब वो हमें फ्रीक्वेंसी दे रहा है। तो उसने बोला 40 रिवोल्यूशंस पर मिनट, लेकिन ऐसा यूनिट तो सेकंड होती है, तो कन्वर्ट करेंगे 40 बाय 60 रिवोल्यूशंस पर सेकंड। तो ये कितना हो जाएगा? 2/3 RPS। What is the tension in the string? तो सर्कुलर मोशन में घुमा रहा है। ये आपने स्टोन बांधा और आपने दिया इसको सर्कुलर मोशन, टेंशन लगी अंदर की तरफ, तो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर इज सेंट्रिपिटल फोर्स ओनली। तो हमारे पास आया T इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर r, और हमें पता है ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई f होता है फ्रीक्वेंसी। तो हमने क्या लिखा इसको? मास कितना है? 0.25 मल्टीप्लाई ओमेगा की वैल्यू कितनी लिखूंगी? 2 पाई मल्टीप्लाई 2/3, एक और बार 2 पाई मल्टीप्लाई 2/3, और इसकी रेडियस कितनी दे रखी है उसने हमें? 1.5। चलो कैलकुलेशन कर लेते हैं। 100 हुआ और इसको 10 लिख लो फिलहाल के लिए। तो देखो 25 से 100 4 टाइम्स गया, ठीक, और 1 2 इससे ये 4 कैंसिल हुआ, 3 5 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, तो ये दोनों कैंसिल हुए। बचा क्या अब मेरे पास ऊपर?
2 पाई स्क्वायर बाय 3। फॉर मैथमेटिकल्स कैलकुलेशन आप पाई स्क्वायर को नियरली इक्वल्स टू क्या ले सकते हो, 10 ले सकते हो। तो ये मैं लिख देती हूँ यहाँ, पाई स्क्वायर इज नियरली इक्वल्स टू 10। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 20/3, और अगर ये 20/3 है मतलब 6.67 समथिंग मेरे पास टेंशन की वैल्यू आएगी। यहाँ तक हुआ। लेकिन क्वेश्चन अभी और कुछ भी कह रहा है। अब वो क्या कह रहा है आगे, इतने में थोड़ी मजा आएगा उसको। वो कह रहा है अब व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड विद विच द स्टोन कैन बी व्हील्ड। अब मैक्सिमम स्पीड बताओ जिससे मैं स्टोन को घुमा सकूं सो दैट कि मेरी जो टेंशन है वो कितनी हो जाए 200 न्यूटन। अभी तो सिर्फ 6.67 की टेंशन आई है, वो कह रहा है 200 न्यूटन की टेंशन हो तो किस स्पीड से घुमाऊं। तो हमने लगाया वापस यही फॉर्मूला, T इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर। तो v स्क्वायर कितना बनेगा मेरे पास, टी आर बाय एम। टेंशन कितनी दे रहा है वो मेरे को 200 न्यूटन। रेडियस कितनी बोल रहा है वो हमें 1.5 और मास है 0.25। रेडियस 1.5 और मास 0.25। तो मल्टीप्लाई 100 और एक 10 आया। इससे इसको कैंसिल करा 4, ठीक, एक 0 से एक 0 ये कैंसिल। अब 20 को क्या लिख सकती हूँ मैं 4 × 5। जब भी ऐसी कैलकुलेशंस आती है ना कि रूट वगैरह सॉल्व करना हो तो पूरी कैलकुलेशन करने से अच्छा है कि फैक्टर्स कर लो, रूट के बाहर आराम से मिल जाएगा। 20 को लिखा 4 × 5, 15 को लिखा 3 × 5 और यहाँ 4 एज इट इज, और ये आया v स्क्वायर। तो अंडर दी रूट करा, 4 × 4 एक तरफ, 5 × 5 एक साथ और मल्टीप्लाई 3। 4 का पेयर है 5 का पेयर है, मतलब 4 × 5 √3 हुआ। तो v कितना बना 20 × 1.73 समथिंग। तो 0 2 3 6 14, 2 और एक 3.2। तो मेरे को कितनी स्पीड चाहिए 34.6 मीटर पर सेकंड की मिनिमम स्पीड चाहिए सो दैट कि वो 200 न्यूटन का टेंशन एक्वायर कर सके। ठीक है, अब इसी के साथ हमारा लॉज ऑफ मोशन वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, फ्रिक्शन पे थोड़ा ध्यान देना है। उसके बाद बैंकिंग ऑफ रोड्स, और ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। कब स्टैटिक होगा, कब लिमिटिंग लगाना है, इस बात का क्वेश्चन में ध्यान रखना है। अलग से वैल्यूज नहीं दे रखी अगर स्टैटिक और काइनेटिक कोफिशिएंट्स की तो एक ही ट्रीट कर लेंगे। ठीक, अब हम लोग जो अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे वो है वर्क, एनर्जी एंड पावर का। तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए क्वेश्चंस लगाते रहो और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, बाय बाय।